हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी का जो है हिंदी के ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ आगाज़ करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर लगाने वाले हैं हिंदी के ऐसे एक से एक बढ़ के ज़बरदस्त प्रश्न जो आपके यूपी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी शब्द, देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द क्या है? कर्म कारक है। तो पेड़ से फल गिरा, सबसे पहले तो कारक कितने होते हैं? तो कारक की संख्या हिंदी में कितनी होती है? तो 8 होती है। कारक की संख्या हिंदी में कितनी होती है? तो 8 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है। ठीक है, तो पेड़ से फल गिरा, हमें हमेशा पता है कि जो से होता है वो हमारा दो कारक में चलता है, एक तो करण कारक और दूसरा अपादान कारक। ये जो से है, पेड़ से फल गिरा, यानी कि से अपादान के रूप में कार्य कर रहा है। मैंने हरि को बुलाया, तो को क्या होता है? को आपका कर्म कारक है। या फिर लड़का पेड़ से गिरा, अगर जहाँ पर अलगाव की बात की जाती है वहाँ पर अगर से प्रयोग होता है, अगर जहाँ पर अलगाव की बात की जाए और कारक चिन्ह से का प्रयोग हो तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक हो। ठीक है, और जहाँ पर से साधन के रूप में कार्य कर रहा हो वहाँ पर करण कारक हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे देखिएगा, हरि मोहन को रुपए देता है। अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। क्यों? जहाँ पर देने की बात आ जाए, जैसे मैंने भिखारी को कंबल दान किए, मैंने भिखारी को कुछ रुपए दान किए, जहाँ पर देने की बात की जाए, दान की बात की जाए, वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जहाँ पर अलगाव की बात की जाए कि छत से बिल्ली गिरी, जहाँ पर पता लगे आपको कि अलग हो रही है चीज़ें, वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। और जहाँ पर से, जैसे चाकू से फल काटा गया, जहाँ पर से शब्द जो है वो साधन के रूप में कार्य कर रहा है, वहाँ पर आपका क्या कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी विकल्प, मैंने हरि को बुलाया। तो कर्म कारक में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म की बात जहाँ पर की जाए, कर्म को, यहाँ पर कारक चिन्ह क्या आ रहा है? को आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर? सिंपल है भाई। प्रश्न नंबर 2 है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अब बताइए, समानार्थी का मतलब क्या होता है? दो समान शब्द। जब हम दो समान शब्दों को लिखते हैं तो उसके बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है वह चिन्ह कौन सा होता है? तो बताइए, यहाँ पर हो गया, जैसे हमने समानार्थी शब्द लिख दिया धन दौलत। ठीक है, धन दौलत। ठीक है, अब बताइए, धन दौलत क्या है? क्या एक दूसरे से अपोजिट है? एक दूसरे के विपरीत है? नहीं, क्योंकि धन दौलत क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तो समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, इसके बीच में जो ये चिन्ह प्रयोग हुआ है, ये चिन्ह किसका है? तो हमने तुरंत लॉक कर देना है, योजक चिन्ह। ये कैसा चिन्ह है? तो ये है आपका योजक चिन्ह। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 3 है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आप सभी को शुद्ध वर्तनी से भी पढ़ना है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। जो शुद्ध वर्तनी में हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत या फिर कवित्री, कौन सा सही है? बताइए भाई, कौन सा सही है? तो क्या पूजनीय को ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है? पूजनीय, या फिर बताइए तदुपरांत को इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, या फिर कवित्री को कैसे लिखा जाता है?
कवित्री, है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको 3 विकल्प है, जो बी सी डी क्या गलत है। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा कि अंत्याक्षरी को अंत्याक्षरी नहीं लिखा जाता, अंत्याक्षरी लिखा जाता है, इसलिए आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 है कि हिंदी को राजभाषा कब मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। ये प्रश्न जो है बहुत ही कह सकते हैं कि VIMP प्रश्न, ठीक है। 14 सितंबर 1950 या फिर 16 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 या फिर 16 सितंबर 1950। तो आपकी जो भी डाउट होते हैं वो होते हैं 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950 में, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तब आप लॉक करेंगे, क्या लॉक करेंगे 14 सितंबर 1949, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जब हिंदी दिवस की बात की जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आ जाएगा क्या, तब आपका आ जाएगा 14 सितंबर, है ना, 14 सितंबर। और जब आ जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जब विश्व हिंदी दिवस की बात आए तब आपका हो जाएगा 10 जनवरी, है ना, 10 जनवरी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 14 सितंबर 1949। कभी अभी आप 50 नहीं मारिएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि मृगनयनी में कौन सा समास है। समास कितने होते हैं, तो समास की संख्या कितनी होती है भाई, तो समास होते हैं आपके 6 प्रकार के। समास कितने होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के। अब पूछा गया है कि मृगनयनी में कौन सा समास है। तो देखिए नयन है ना, नयन कैसे हैं, तो मृग के समान है। नयन कैसे है, मृग के समान है। नयन की विशेषता है कि वो मृग के समान है, ठीक है। तो जहाँ पर विशेषता की बात की जाए, जहाँ पर विशेषण की बात की जाए, जहाँ पर विशेषता की बात की जाए, वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा बताइए, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बी विकल्प हम लॉक करते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान हो, जहाँ पर वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जितने भी कारक चिन्ह आपके कारक चिन्हों का लोप होता है, वो चाहे कर्ता कारक हो, कर्म कारक हो, संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध हो, अधिकरण हो, जितने भी अगर कारक चिन्ह आ जाते हैं, जैसे राजपुत्र हो गया तो राजा का पुत्र, आप उसको तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र निकलेगा। जब का निकलेगा तो इसका मतलब इसमें कारक चिन्ह आ रहा है। जब कारक चिन्ह आ रहा है तो समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में पहला पद आपका क्या होता है, अव्यय होता है और उपसर्ग होता है, ठीक है, उपसर्ग से जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास आप सभी को पता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, खासकर जिसमें आपके ईश्वर के रूपों का वर्णन किया जाए, जैसे कि गिरधर हो गया, पंचानन हो गया, ठीक है, विषधर हो गया। तो जहाँ पर आपको लगे कि ये भगवान के नाम है, भगवान के रूप है, वहाँ पर तुरंत आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प लॉक हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी कुंडलिया होती है ना, कुंडलिया, ठीक है, कुंडलिया, इसमें जो प्रथम शब्द होता है, प्रथम और अंतिम शब्द जो होता है वो एक जैसा ही होता है। अगर आपका प्रथम शब्द किस से शुरू है तो आपका समाप्त भी होगा किस से, ठीक है, ये किस भाई, ये किस, ठीक है। तो अगर ये कुंडलीय ही है जो दोहा प्लस रोला के योग से बनता है, इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें 6 चरण होते हैं। कितने, तो 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, तो 24 मात्राएं होती है, ठीक है। हमेशा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे आपके बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है,
प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हिंदी की क्लास की वीडियो ले सकें। नहीं, डेली क्लास, हिंदी की डेली क्लास होती है। प्रश्न नंबर 7 है, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है भाई, जब हम अपना कार्य स्वयं ना करके जब दूसरों से जहाँ करवाते हैं वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, जब एक कार्य समाप्त हो और जो दूसरा कार्य शुरू हो जाए वहाँ पर आपका पूर्वकालिक क्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिएगा, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक यहाँ पर क्या किया भाई, अपना कार्य खुद नहीं किया। अध्यापक को पढ़ना है पुस्तक, उन्होंने अपनी पुस्तक को खुद नहीं पढ़ा, किससे पढ़वाई, तो छात्रों से पढ़वाई। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब देखिएगा, उसने पढ़कर भोजन किया। उसने क्या किया, उसने पहले पढ़ा, उसके बाद भोजन किया। ठीक है, एक क्रिया उसकी समाप्त होती है यहाँ पर और दूसरी क्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। क्लियर। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी भाई, ये तो हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया, है ना, पूर्वकालिक क्रिया। थोड़ा सा पेन आज थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। रमेश सो चुका है। रमेश सो चुका है, ये क्या है भाई, रमेश सो चुका है, तो ये आपका सकर्मक है या फिर अकर्मक है। ये तो ना तो प्रेरणार्थक क्रिया है ना तो पूर्वकालिक क्रिया है। रमेश सो चुका है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, है ना। और लास्ट देखिएगा, नीता नृत्य करे, सीता नृत्य करे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिसमें क्रिया हो रही हो वो आपका सकर्मक होगा, जिसमें क्रिया ना हो रही हो वो आपका आकर्मक होगा। ठीक है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन सी क्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा आकर्मक, विदाउट वर्क, जिसमें कोई कार्य ही ना हो रहा हो वो आपका हो जाएगा आकर्मक क्रिया। ठीक। प्रश्न नंबर 8 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, जब पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं, तब आप क्या लॉक करेंगे, तब आप लॉक करेंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अब यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी कि ये जो स्वर संधि है इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयाधि संधि। ठीक, संधि तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं जो कि आपके एग्जाम में खासकर स्वर संधि से पूछे जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है आपका। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। ठीक है, स्वर नहीं है। आ क्या है, स्वर है भाई, ऊ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन क्या यहाँ ए स्वर है, तो ए स्वर नहीं है। ए क्या है आपका, बताइए, ये क्या है आपका, तो व्यंजन है। कैसा व्यंजन, तो अनुनासिक व्यंजन। ठीक। प्रश्न नंबर 10, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, जो वर्णों की माला होती है उसको क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक, मोतियों को माला, मोतियों की जो माला होती है उसको बोलते हैं माला, लेकिन जो वर्णों से गुथी, जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है उसको बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं वर्णमाला। क्लियर।
प्रश्न नंबर 11 है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अगर हम का लिख रहे हैं, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है, चा, छ, ठीक। अब बताइए, अब यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थीयाक्षर या फिर वर्ग के पंचमाक्षर। यहाँ पर देखिए दो नहीं, या ए मतलब एक बार प्रथमाक्षर है तो ये जो प्रथम अक्षर है क्या ए होंगे या फिर ये जो पांचवा अक्षर है ए होंगे? तो वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं सभी ये सभी अनुनासिक व्यंजन होते हैं। क्लियर? वर्ग जो पंचमा अक्षर होते हैं वो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अड़ा हो गया, इया हो गए, ये सभी ये क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 12 है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? हमने पहले बताया कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान ही ना हो, आपको दिख जाए कि इसमें कोई भी पद क्या है? प्रधान नहीं है, ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसरा पद गौड़ है। और यहाँ पर सिंपल सा पूछा जा रहा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? हमें पता है कि जब कोई पद इसमें प्रधान ही नहीं है तो हम इसमें लॉक करेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि थोड़ा सा मिस्टेक है आप लोग, नहीं बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास को लॉक करेंगे। द्विगु समास में क्या होता है? जिसमें पद क्या हो? संख्यावाची हो, संख्यावाची हो। द्वंद्व में क्या होता है? और का लोप होता है, जैसे रात, दिन, माता पिता। ठीक। प्रश्न नंबर 13 है दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन दीन, ठीक, दिन का अर्थ क्या होता है और दीन का अर्थ क्या होता है? शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? गरीब होता है, दिवस। क्या दिन का मतलब गरीब होता है? ये विकल्प कट गया। क्या दिन का मतलब दोपहर होता है? बिल्कुल गलत। दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है, बिल्कुल सही है भाई। और दिन का अर्थ क्या होता है? गरीब होता है, बिल्कुल सही। तो इसलिए यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा कि दिन दीन का सही युग्म होगा सी, दिवस और गरीब। ठीक। प्रश्न 14 है कि मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, ये जो खाना खाकर सो गया है ये खाकर क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? अब बताइए, हमने पहले भी आपको बताया जब एक क्रिया समाप्त हो और दूसरी क्रिया क्या हो जाए? शुरू हो जाए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कुछ नहीं देखना, हिंदी की क्लास आप मात्र 10 दिन ले लीजिए, ये ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको हिंदी में ऐसा लगे कि नहीं आ रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ ए नहीं पूछा गया कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर ए भी देख लीजिए भाई, उच्चारण लिखा है कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? लॉक करिए भाई, कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, पहला क्या है आपका? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा आपका क्या है? तीसरा नंबर प्लुत स्वर है ना, प्लुत स्वर। याद रखिएगा, जब पूछा जाए हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है तब आपका हमेशा 11 रहेगा, और जब पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है इसका ए किसके रूप में काम करता है हिंदी में? तो ए आपका आ के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लग जाए। ठीक है, और विशेष अर्थ प्रकट करे उसको बोलते हैं उपसर्ग। प्रत्यय बोलते हैं जो शब्द के बाद में लग जाए। तो यहाँ पर अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको आप तोड़िए, अभिधन उदय बराबर हो जाएगा अभ्युदय। यहाँ पर ए विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 17 है निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11, कुरवर्ण 11 है, मूल व्यंजन 33 है, अयोग्य की संख्या 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, बिल्कुल सही।
मूल व्यंजन क्या होते हैं आपके? 33 होते हैं, बिल्कुल सही। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो अंग और आह, ठीक है। अंग और आह ये क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, ये भी सही है। लेकिन कुल वर्ण कितने होते हैं? 51 होते हैं या फिर 52 होते हैं? बताइए, 51 होते हैं, 52 होते हैं? तो यही विकल्प आपका एकदम सही राइट हो जाएगा। यही विकल्प आपका क्या है? गलत है, और यही आपका असत्य है, ठीक। तो इसलिए यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, सगुण का विलोम निर्गुण है तो सनाथ का विलोम शब्द होगा। यदि सगुण का विलोम क्या होता है? निर्गुण होता है, तो सनाथ का विलोम क्या होता है? तो लॉक करिए फटाफट, अनाथ हो जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 19 है, अल्पसंख्यक में समास होगा। अल्पसंख्यक, अब यहाँ पर इसको तोड़िए कि अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है ना। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। संख्या यानी कि थोड़ी संख्या। संख्या कैसी है? तो थोड़ी है। थोड़ी क्या है? संख्या है। अब संख्या कैसी है? थोड़ी है, यानी कि संख्या की विशेषता है कि वह थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 20 है कि यह किस तरह का व्यंजन है? या जैसे या, रा, ला और वा, ये किस तरह का व्यंजन होते हैं भाई? तो ये आपके होते हैं अंतइस्त व्यंजन। कैसे व्यंजन? तो अंतइस्त व्यंजन हो जाएंगे। सी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न 11 है, उपचार का विलोम अनुपचार है तो काला का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लगाएंगे सफ़ेद या फिर गोरा। तो देखिए, जब पूछा जाए काला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर गोरा हो जाएगा। सफ़ेद का स्या होता है भाई, सफ़ेद का स्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गोरा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? तो आप सभी को पता है कि स्वर क्या होता है? स्वर आपका स्वतंत्र होता है ना। स्वर आपका कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। इसको बोलने के लिए क्या किसी की जरूरत पड़ती है? अगर हम आ बोल रहे हैं, आ, तो हमें किसी की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। लेकिन इसी जगह अगर हमें क्या बोलना हुआ? का बोलना हुआ। तो का बोलना हुआ तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो का प्लस आ, उसके बाद होगा बराबर आपका का। अगर हमें का बोलना हुआ तो यहाँ पर उसके साथ का के साथ आ की भी तो जरूरत पड़ी। तो ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन हो गए। कि यानी हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर तो स्वतंत्र होता है, स्वर को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है, ठीक। प्रश्न नंबर 23 है, गिरधर एवं विषधर किस प्रकार के शब्द हैं? गिरधर, गिर को धारण करने वाला, किसकी बात की जा रही है? तो यहाँ पर कृष्ण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? कृष्ण की बात की जा रही है। और विषधर को यानी किसकी बात की जा रही है? आपके महादेव की बात की जा रही है ना। तो आपको पता है जो कृष्ण है, जो महादेव है, ये क्या है भाई? ये तो एक भगवान है ना। ये क्या है? ये भगवान है। तो यहाँ पर कौन समास तो पूछा नहीं गया है, यहाँ पर पूछा गया किस प्रकार के शब्द हैं। और हम आपको बताते हैं, ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा कि जो समास आपके बहुव्रीहि होते हैं, जितने भी समास आपके बहुव्रीहि होते हैं, अगर वो आपके शब्द में प्रयोग होने लगे कि कैसा शब्द है, वो चाहे आपके यौगिक हों या फिर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ हैं, तो जितने भी आपके समास बहुव्रीहि समास में प्रयोग होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, वो सभी आपके योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। वो चाहे चक्र प्राणी सॉरी, यहाँ पर चाहे वो चक्रपाणी होगा या फिर गिरधर होगा या फिर विषधर होगा या फिर पंचानन होगा, त्रिनेत्र होगा, जितने भी आपके शब्द होंगे, बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं, वो सभी योग रूढ़ शब्द में प्रयोग होते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होता है? जैसे आपका विद्यालय हो गया है ना, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो आपका यौगिक शब्द होता है, और जिसका संधि विच्छेद ना हो आपका वो रूढ़ शब्द होता है ना। रूढ़ शब्द जैसे जल है, तो जल को क्या तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है ना। तो जिसका संधि विच्छेद ना हो आपके रूढ़ शब्द होते हैं, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो आपका यौगिक शब्द होते हैं। और
जो बहुब्रीहि समास के पद होते हैं वो सभी आपके योग रूढ़ होते हैं। ठीक है। संकर शब्द जो होते हैं, संकर शब्द, जो संकर शब्द होता है ना, इसमें एक शब्दों से मिलकर नहीं होता, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिली हो वो आपके संकर शब्द होते हैं। ठीक है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिली हों। आप लोग कमेंट में बताना ऐसा कौन सा शब्द है भाई जो संकर शब्द है। प्रश्न नंबर 24 है कि मोहन घोड़े से गिरते हुए पर्वत के नीचे गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है। मोहन क्या था भाई, मोहन एक लड़का है जो कि घोड़े से गिरते हुए पर्वत के नीचे गिरा। समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है भाई, घोड़ा है ना, और यहाँ पर पर्वत है, और घोड़े यहाँ बैठा है मोहन, है ना, मोहन बैठा है। तो मोहन घोड़े से गिरते हुए कहाँ गिरा, पर्वत के नीचे गिरा। तो घोड़े से अलग हुआ कि नहीं, घोड़े से जब अलग हो गया तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, आपादान समास कारक होगा कि नहीं, बताइए। समास कहाँ गया भाई, सॉरी भाई। मोहन घोड़े से गिरते हुए पर्वत के नीचे गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक हो जाएगा। घोड़ा ए है भाई, घोड़ा ए है, और यहाँ बैठा है मोहन। जब मोहन यहाँ से गिरा तो ये पर्वत है, पर्वत के नीचे गिरा तो घोड़े से अलग हो गया। जब अलग हो गया तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, बताइए। ये आपका पूर्ण विराम भाई, पूर्ण विराम, आपका ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। एक ऐसा चिन्ह है, ये आपका अर्ध विराम है, सॉरी भाई, ये आपका क्या है, अर्ध विराम। हाँ, अर्ध विराम। और ये क्या है, ये आपका उप विराम है, उप विराम और अल्प विराम, अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो जैसे हम लिखे यहाँ पर कविता, मीना, सोना, अगर हम एक किसी का नाम लिख रहे हैं, कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो बीच बीच में ऐसे ऐसे लगाते जाते हैं ना, वो आपका अल्प विराम होता है। ठीक है। और ये जो उप विराम होता है ये कहाँ लगता है, तो बताइए। जैसे हम प्रातः लिख रहे हैं, प्रातः लिख रहे हैं ना, तो बी ये लग रहा है ना यहाँ पर, ये आपका उप विराम होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है कि चमक गई चपला चमचम पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, चमक गई चपला चमचम पंक्ति में अलंकार क्या है, जब वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की जब आवृत्ति हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, है ना। और जब शब्दों की आवृत्ति हो तब कौन सा अलंकार हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा यमक अलंकार। तो यहाँ पर बताइए किसकी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है आपके चा वर्ण की, चा चा चा। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, डी विकल्प लॉक हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 27 है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, तो पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। 27 प्रश्न, 27 28 होना चाहिए, 28 कर लीजिए नंबरिंग। प्रश्न नंबर 28 है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाकर विकृत रूप प्रयोग करते हैं कहलाते क्या हैं, तो ये विकल्प लॉक हो जाएगा। जो आपके तत्सम शब्द होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं, तो संस्कृत के शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, तो संस्कृत के शब्द होते हैं, इनका प्रयोग हम ज्यों का त्यों हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो ये आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। बहुत ही मस्त प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सिंपल सी बात है, सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या सिनेमा के क्षेत्र में, क्या विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में। तो जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किस कृति पे मिला था, तो चिदम्बरा कृति पे मिला था।
किस कृत्य पे मिला था? तो चिदम्बरा कृत्य पे मिला था। ठीक है, कब मिला था? तो 1968 में मिला था। उसके बाद किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। किस कृत्य पे मिला था? तो यामा पे मिला था। ठीक है, तो जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? ठीक है, अगर हम व्यंजन लिख रहे हैं वो चाहे आपका का से लेके छा तक हो गया। ठीक है, अगर हम व्यंजन को लिख रहे हैं तो उसी व्यंजन में आपका छा भी तो शामिल है। अगर हम छा को लिख रहे हैं तो ये किसके योग से बना है? बताइए किसके योग से बना है? तो ये बना है का प्लस सा। ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा, का प्लस सा के योग से बना है आपका छा। क्लियर? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।